प्रश्न करता है अपूर्व और अंशदीप। दोनों युवा हैं और दोनों के ही प्रश्नों का रुझान एक ही तरफ को है, तो उनको मिश्रित कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? सर नमस्ते। मैं जब अपनी ज़िंदगी के बीते सालों को देखता हूँ तो दिखता है कि बहुत कुछ किया जा सकता था, पर दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये ख्याल कर कर के मैंने कुछ किया नहीं। और आपका जीवन देखता हूँ तो पाता हूँ कि आपने सब कुछ लीक से हटकर किया, कोई नायाब काम करने से कभी डरे नहीं। आपने लाइफ एजुकेशन जैसे काम को कॉरपोरेशन के साथ जोड़ दिया 2006 में। यूपीएससी छोड़ दिया बिना ख्याल करे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर 2 प्रश्न करें। पहला, कृपया समझाएं कि ये दूसरे क्या सोचेंगे इत्यादि बीमारियों से कैसे बचूं। और दूसरा, कैरियर में लीक से हटकर कुछ एकदम नया आजमाने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। आपने तो अपनी युवावस्था में ही सीधे उपनिषद पढ़ाने की संस्था शुरू कर दी थी। उतनी तो मेरी सामर्थ्य नहीं, पर मैं कविता और शायरी लिखता हूँ। मैं कैसे इसे ऊंचे से ऊंचा करके अपना कैरियर बनाऊं। अपूर्व और अंशदीप। तो 2 बातें पूछी हैं। दूसरे सोचेंगे क्या, इस बीमारी से कैसे बचूं, और कैरियर में कुछ एकदम अलग करने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। देखो, कुछ बिल्कुल ज़मीनी बातें हैं जिन्हें तुम जानते हो। मैं बस उनकी ओर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करूँगा। जब किसी का भला करने जा रहे होते हो तो क्या ये ख्याल करते हो कि वो क्या सोचेगा? जब किसी का भला करने जा रहे होते हो तब भी क्या घबराते हो कि अरे वो क्या सोचेगा, मैं उसका भला करने जा रहा हूँ? दूसरी बात, जब किसी के मानसिक स्तर से ऊपर उठकर तुम कोई काम करते हो, साधारण औसत मानसिक स्तर से ऊपर उठकर, तो क्या ख्याल करते हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? उदाहरण के लिए, बच्चों के बीच तुम बैठकर कुछ कर रहे हो जो बच्चों की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। हो सकता है जो तुम कर रहे हो वो बच्चों के लिए कुछ अजूबा सा हो, बच्चों के लिए कोई मजाक की बात हो। क्या तुम्हें ये ख्याल आता है कि बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तीसरी बात, जब तुम कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो तुम्हारे हृदय के बहुत निकट का होता है, जो तुम्हें इतना प्यारा होता है कि उसको करे बिना तुम जी नहीं सकते, क्या तुम तब भी
यही विचार कर रहे होते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? क्या उस पल में दूसरे तुम्हारे विचार में होते भी हैं, कोई महत्व रखते भी हैं? तो ये 3 बातें मैंने कही, इन तीनों बातों को एक साथ समझिए। दूसरे को लेकर झिझकना या शर्माना, कुछ लज्जित सा, कुंठित सा अनुभव करना तो तभी होता है जब दूसरे से कुछ नोचने खसोटने जा रहे हो, दूसरे को धोखा वगैरह देने जा रहे हो। तब ज़्यादा भीतर से आत्मग्लानि उठती है कि अरे मैं इतना नीच काम कर रहा हूँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं उसी का अपहित करने जा रहा हूँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कुछ गलत ही करने जा रहा हूँ ना मैं उसके साथ। और तुम जानते हो कि तुम जो करने जा रहे हो वो दूसरे के लिए ठीक नहीं है। तो इस कारण से तुम्हारा मन तुमको धिक्कारता है, तुम अपनी नज़रों में गिर जाते हो और सोचते हो दूसरा क्या कहेगा। अगर जो तुम करने जा रहे हो उसमें दूसरे का या सबका भला ही है, तो मुझे ये बात तो फिर भी थोड़ी प्राकृतिक लगेगी कि तुम कहो कि मुझे दूसरों से यश सम्मान कितना मिलेगा। लेकिन ये विचार फिर क्यों आएगा कि मुझे दूसरों से धिक्कार या अपकीर्ति या निंदा कितनी मिलेगी? तुम तो भाई दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हो ना। तो अगर तुम्हें दूसरों से कुछ पाने की आशा है भी तो वो चीज़ होगी प्रशंसा। तुम्हें ये आशंका क्यों होगी कि दूसरों से निंदा या दुत्कार मिलेगी? अगर तुम्हें ये आशंका है कि दूसरों से तुमको निंदा या उपहास मिलने वाला है, तो इसका मतलब है कि तुम जो करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तल पर दूसरों के लिए घातक है। भाई जब तुम कहते हो कि मैं यही सोचता रह गया दूसरे क्या सोचेंगे, तो दूसरे क्या सोचेंगे ये सिर्फ प्रश्न ही थोड़ी रहा होगा तुम्हारे मन में। इस प्रश्न का तुम्हारे पास एक संभावित उत्तर भी था। उत्तर ये था कि दूसरे बुरा सोचेंगे। तुम कभी ये थोड़ा ही कहते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, कहीं बहुत अच्छा ना सोच लें मेरे बारे में। ऐसा भी सोचते हो क्या? जब तुम कहते हो दूसरे क्या सोचेंगे, तो आशंका यही तो रहती है कि दूसरे बुरा सोचेंगे। अब दूसरे बुरा क्यों सोचेंगे? ज़रूर तुम्हारे पास कोई कारण है कि दूसरे तुम्हारा बुरा सोचें। ज़रूर तुमने उन्हें कोई कारण दिया है कि वो तुम्हारा बुरा सोचें। अब कारण तो एक ही होता है, कोई तुम्हारा बुरा सोचे। उसका कोई नुकसान कर रहे होगे, उसका कोई नुकसान हो सकता है कि सीधा प्रत्यक्ष नुकसान ना कर रहे हो। हो सकता है कि छुपा छुपा कोई नुकसान कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? नुकसान कई तरीके के होते हैं। नुकसान यही नहीं होता कि तुम गए, तुमने किसी का रुपया पैसा छीन लिया। नुकसान ये भी होता है, उदाहरण के लिए, कि तुमने किसी के साथ कोई वादा किया, एक समझौता, एक अनुबंध, और वो तुमने तोड़ दिया। तो फिर तुम कहते हो अरे ये दूसरा क्या सोचेगा। उदाहरण के लिए एक बहुत सामान्य जो समझौता होता है घरों में, वो ये होता है कि हम तुमसे कुछ तरह की सुविधाएं ले रहे हैं और उन सुविधाओं के एवज में अब हम काम वो करेंगे जो तुम चाहते हो। बाप बेटे के बीच में ये अनुबंध हो सकता है कि बेटा हो गया 25 साल का, 28 साल का, और बाप एक स्थापित व्यापारी है और बेटा बाप की रोटियां तोड़ रहा है। और एक अलिखित दोनों के बीच में समझौता है कि बेटा बाप की रोटियां तोड़ेगा, बाप बेटे को रोटियां, पैसा, सुविधाएं, विलासिता
का साज सामान ये सब मुहैया कराता रहेगा। इसके बदले में बेटा क्या देगा बाप को? अपने कैरियर पर पूरा नियंत्रण। अब ये समझौता है, ठीक है? समझौता क्या है? आप मुझे पैसा देते रहोगे, सुविधाएं देते रहोगे, मैं आपके घर में रहूँगा, मैं 26 का हो गया, मैं 28 का हो गया, लेकिन मैं आपके ऊपर बिल्कुल बोझ की तरह हूँ। आप मुझे ये सब देते जा रहे हो, पर आप मुझे ये सब दे रहे हो तो बदले में आप भी तो मुझसे कुछ चाह रहे होगे, तो बदले में आपको क्या दे रहा हूँ? अपने जीवन पर, अपनी आजीविका पर, शादी ब्याह के अपने निर्णय तक पर, और निश्चित रूप से अपने कैरियर पर पूरा अधिकार। आप जैसा बोलोगे मैं वो करूँगा। जिधर को आप कहोगे यहाँ नौकरी कर लो, यहाँ धंधा कर लो, मैं वो सब कुछ करूँगा। अब अगर तुम निकल पड़ो कुछ अलग ही करने के लिए जो तुम्हारे पिता की अपेक्षाओं के विपरीत है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि पिता क्या सोचेंगे, पिता क्या बोलेंगे, क्योंकि तुमने धोखा तो किया ही है। वो करार किसी भी स्तर का रहा होगा, लेकिन था तो था ही। तुम ही कह सकते हो कि ये एक घटिया स्तर का समझौता था। घटिया हो चाहे ऊंचा हो, समझौते पर दोनों ही पक्षों के अदृश्य हस्ताक्षर थे कि नहीं? और एक पक्ष ने तो अपनी तरफ का काम पूरा करा, पिता ने तो अपनी ओर से जितने पैसे देने थे और जो कुछ भी सुविधाएं पूरी दी। और जब बेटे की बारी आई तो बेटा बोला नहीं, अब मैं तो जा रहा हूं, मैं कुछ और करूंगा। तो भले ही वो एक घटिया किस्म का समझौता था, लेकिन फिर भी उसमें फरेब तो हुआ है, तो फिर आप डर जाते हो। इसी तरीके के सामाजिक पारिवारिक समझौते, कॉन्ट्रैक्ट्स हम सबसे करके रखते हैं। ये हम सिर्फ पिता से नहीं करके रखते, ये हम दोस्तों से भी करके रखते हैं, रिश्तेदारों से भी करके रखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द व्यापक समाज है उससे भी हम करके रखते हैं। समझो बात को। देखो एक बात समझो ना, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, उसके मत की तुम एक रत्ती परवाह नहीं करोगे। जिससे तुम्हें कोई अपेक्षा ना हो, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, इसकी तुम्हें कोई फिक्र होगी ही नहीं। तुम्हें अगर बहुत फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के कहने की तुमको इतनी चिंता हो रही है, उन लोगों से तुमने कुछ ले रखा है, और बदले में तुमने उन्हें, जानते हो दे क्या रखा है? क्या दे रखा है उन्हें बदले में? अपने जीवन पर अधिकार। तुमने उन्हें अपनी मुक्ति की बागडोर दे रखी है। ये हमने सभी के साथ कर रखा होता है। वो तो एक छोटा सा उदाहरण था बाप बेटे का जो लिया मैंने, अन्यथा ये हम करते सभी के साथ है। उदाहरण के लिए, तुम मुझे सम्माननीय कहोगे, ये हमारा आपसी समझौता है। तुम मुझे कहोगे कि मैं सम्माननीय हूं, और बदले में मैं तुम्हें वैसा ही आचरण दिखाऊंगा जैसी तुम्हारी उम्मीद है। ये आपसी समझौता है। मैं आचरण वैसा करूंगा जैसी तुम्हारी उम्मीद है मुझसे, और बदले में मैं तुम्हें जब भी मिलूंगा तुम मुझे नमस्कार करोगे, और अपने आसपास के लोगों से ही बोलोगे कि ये फलाने साहब, ये तो बढ़िया आदमी है, इज्जतदार आदमी है। अब तुम किसी से इज्जत तो लिए जा रहे हो, लेकिन पीछे से काम तुम वो कर ही नहीं रहे जिसकी तुमसे उम्मीद करता है। तुम अपनी मुक्ति में, स्वच्छंदता में, स्वेच्छा में अपने अनुसार कुछ कर रहे हो। भले ही इस कारण ऐसा कर रहे हो कि तुम में कुछ आध्यात्मिक पर लग गए हैं, वजह जो भी हो सकता है कि उस व्यक्ति से अनुबंध में तुमसे जिस स्तर का आचरण अपेक्षित हो, तुम उससे ऊपर के स्तर का आचरण दर्शा रहे हो। लेकिन तुमने उससे ऊपर के स्तर का भी आचरण दर्शाया तो करार तो तोड़ दिया ना। आप समझ रहे हैं बात को? आपका मेरा करार है कि आप मुझे कहेंगे कि मैं बहुत आदरणीय हूं, और बदले में मैं जो आचरण करूंगा इस तल का करूंगा, और ये तल आपकी अपेक्षाओं पर
बिल्कुल सही बैठता है। आप चाहते हो कि मैं ऐसा आचरण करूं, आपके अनुसार यही आचरण सही है, यही आचरण सम्मान के काबिल है, तो मैं इस तल का आचरण करूं और आप मुझे क्या देते रहेंगे? सम्मान। अब मुझ में ज़रा आध्यात्मिक प्रकाश आ गया कहीं से दुर्घटनावश, और मैं आचरण दिखाने लग गया इस तल का। अब कहने को तो इस तल का आचरण ऊंचा है पिछले तल से, लेकिन फिर भी मैंने समझौता तो तोड़ दिया ना, समझौता तो तोड़ दिया। तो अब लगेगा कि अरे क्या बताऊं, क्या कहेगा, क्या कहेगा। तो हम ऊंचा आचरण भी जो करेंगे छुपा छुपा के करेंगे। फिर लोग अपने ऐब और फरेब छुपाते हैं, हम अपनी अच्छाइयां छुपाएंगे। लोग अपराधी अनुभव करते हैं जब उनमें कोई दोष होता है, तुम अपराधी अनुभव करोगे क्योंकि तुम निर्दोष होते जा रहे हो। हम सोचते हैं कि किसी के भीतर अपराध भाव तब जागता है जब वो गिर जाता है। ऐसा नहीं है साहब। जिन लोगों के साथ आपने ये सामाजिक स्तर का करार कर रखा होता है, उनके सामने आप में अपराध भाव तब जागता है जब आप उठ जाते हैं। मेरी बात को अपने अनुभव की कसौटी पर परखिएगा, आपको बात बिल्कुल सही नजर आएगी। अपने निकटस्थ लोगों से हम सब ने ऐसा करार कर रखा होता है, और अध्यात्म में जहां आप आए नहीं कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपका समझौता था उनकी दृष्टि में बात ये नहीं है कि आप बेहतर हो रहे हैं या बदतर हो रहे हैं। उनकी दृष्टि में बात ये है कि आप वैसे क्यों नहीं हैं जैसे आप थे। समझौता तो ये हुआ था ना कि तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें ये सब दूंगा। अब तुमने वो सब ले तो लिया, लेते ही गए जो मैंने तुम्हें दिया, और तुम हो कुछ और गए। ये नहीं चलेगा भाई। तो इसलिए हमारे भीतर ये बड़ी ग्लानि रहती है कि हमने समझौता तोड़ा है। जब आपके भीतर ये ग्लानि उठे तो अपने आप से पूछिएगा, ये समझौता क्या आपने सामने वाले का अहित करने के लिए तोड़ा है? नहीं ना। किसी भी समझौते में मूल बात क्या होती है? दोनों पक्षों के हित की सुरक्षा। ठीक, दो पक्ष हैं जो मिल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं आपस में, दोनों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो आप अब जैसे हो रहे हो, आप जो काम धंधा करने जा रहे हो, ये जो बातें आप समझ रहे हो, उसके फलस्वरूप सामने वाले का हित बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ये बात अगर आप याद रखें तो फिर आपके भीतर ग्लानि भाव नहीं आएगा। नहीं तो आएगा, तगड़ा आएगा। और बहुत लोग अध्यात्म को लेकर ही लज्जित रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक भले ही हो गया, पर देखो ना वैसा तो नहीं रहा ना जैसा इसके साथ पहले हुआ करता था। और आपको ताना भी यही मारा जाता है। एक आए साहब, वो बोले कि वो अब बोला करती है, कहती है अब हो गए तुम बहुत ऊंचे, लेकिन पति का स्थान ज्ञानी थोड़ी ले सकता है। मुझे वो लौटा दो जिसके साथ में ब्याही थी। वो कहाँ गया? उसको तो तुमने मार दिया ना, धोखा किया ना मेरे साथ। और बात इतनी तार्किक लगती है कि कलेजा धक से हो जाता है कि बात तो बिल्कुल सही है, ये तो इसके साथ बेवफाई कर दी मैंने। ये जिसको ब्याह के आई थी वो तो अब मैं रहा नहीं, तो ये तो मैंने धोखा कर दिया ना, ये तो मैंने समझौता तोड़ दिया, तो गलत हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही गलत हो गया कि जैसे कोई जनरल के डब्बे का टिकट खरीदे और आप उसको फर्स्ट एसी में बैठा दो। ये उतना ही बड़ा अत्याचार है। लेकिन साहब आदत तो आदत होती है। अब किसी को अगर गूगल इधर सूंघने की आदत लगी हुई है कि वहीं बैठेंगे और आहा पसीने का शवाब उठ रहा है, और उस भारतीय रेल के जबरदस्त शौचालय का इतर उठ रहा है, और वो जब हमारे फेफड़ों में पहुंचता है तो कोरोना आत्महत्या कर लेता है अंदर। आदत लगी हुई है उसी चीज की। तो फिर उसके सामने प्रथम श्रेणी वातानुकूलित भी बहुत
बेकार नजर आता है कि ये क्या है, तो बेकार, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। आहा हा, ऐसी ज्यादातर लोगों की आदत है। अभी हंस रहे हो क्योंकि बात को मैंने बहुत स्थूल करके बता दिया, पर सूक्ष्म रूप से रिश्तों में ऐसा ही होता है। तो हमेशा पूछ लिया करो अपने आप से, मैं जो कर रहा हूं उसमें इनसे कुछ छीन रहा हूं क्या, वास्तव में कुछ छीन रहा हूं क्या? और अगर नहीं छीन रहा तो इनके पास ये हक तो है कि ये टिप्पणी करें मेरी प्रशंसा करने के लिए, पर इनके पास ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि ये मुझे ताना मारे मेरी निंदा करने के लिए। तुम्हें पहली बात तो मेरे बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहना भी है तो तारीफ करो हमारी, और आप हैं तारीफ के काबिल। अगर आप एक सच्ची जिंदगी जीना चाहते हैं, मुक्ति का आपने रास्ता लिया है आजीविका करियर के लिए, तो हक है आपका कि आपको तारीफ मिले, आप प्रशंसा के अधिकारी हैं। चलो तुम्हें प्रशंसा नहीं भी करनी मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करा है कि तुम निंदा करोगे हमारी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करा है। दूसरे को अपनी निंदा करने का हक दे करके आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता रोक देते हैं। देखिए, कोई मुंह चला रहा है, उसका मुंह तो आप नहीं रोक सकते। जब मैं कह रहा हूं दूसरे को अपनी निंदा करने का हक न दो, तो वास्तव में मेरा आशय है कि दूसरे की निंदा को अपने मन पर प्रभाव डालने का हक मत दो, ये आशय है मेरा। वो कर तो सकता ही है, दुनिया में आप क्या कर लोगे किसी को रोक के? अपने मन पर उसका असर मत पड़ने दो। वो बोल रहा है तो बोले, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर वो बोल रहा है तो वो गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, तुमने कुछ नहीं गलत किया उसके साथ। तुम क्यों अपनी नजरों में अपराधी बन रहे हो? तुमने कोई अपराध किया ही नहीं, अपराध वो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? स्पष्ट हो रही है? तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी, मैंने कहा कि अगर बच्चे हों कुछ और तुम कुछ कर रहे हो और बच्चे तुम पर फब्तियां कसें और ताने मारें, तो तुम्हें कोई अंतर पड़ता है क्या? अगर तुम वाकई आश्वस्त हो कि तुम कैरियर में कोई ऊंची चीज करने जा रहे हो, तो तुमने ये जो चुनाव है वो चेतना के एक ऊंचे स्तर पर करा है ना। चेतना का जो औसत स्तर होता है उस पर तो सभी जानते हैं कि जहां नाक समाये वहीं घुस लो। ये भी मत देखो कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ हमारा दिल लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ये तक मत देखो कि हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसमें प्रदूषण कितना है, या कि वहाँ जालसाजी फरेब कितना है। कुछ मत देखो, जहाँ पैसा मिलता हो वहीं घुस लो। ये चेतना का औसत स्तर होता है, ठीक है? और जहाँ घुस गए हो वहाँ से कहीं पे 500 रुपये ज़्यादा मिलते हो तो फट से उठा करके वहाँ भाग जाओ। ये चेतना का औसत स्तर है। तुमने इससे ऊपर जाकर के अगर जीवन में कोई फैसला करा है तो तुम ऊंचे उठे ना भाई, ऊंचे उठे ना। तुम्हें नाज होना चाहिए ना अपने ऊपर कि मैं ऊंचा उठा हूं। तुम अगर ऊंचे उठे हो तो बाकी सब जो तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हारी अपेक्षा, मैं तुम्हारा अहंकार बढ़ाने के लिए सब नहीं बोल रहा हूं कि तुम कहो मैं ऊंचा उठ के बाकी सब नीचे हैं और मैं महान हूं, वो सब नहीं है। पर तथ्य तो तथ्य होता है। चेतना का ऊंचा स्तर भी एक तथ्य है और चेतना का गर्हित स्तर भी एक तथ्य है। ये तो है ना, तुम जानते हो अपने ही भीतर। कभी तुम्हारी ही चेतना ऊंचाइयों पर होती है और कभी तुम ही तमाम तरह के माया और फरेबों में फंस करके चेतना का स्तर अपना बहुत गिरा लेते हो। तो जानते हो कि निचला स्तर भी कुछ होता है और उचला स्तर भी कुछ होता है। ये काल्पनिक बातें तो नहीं। तो तुम ऊंचे स्तर पे बैठे हो, तुम्हारे आसपास के लोग नीचे स्तर पे हैं। तुम ये बात अगर समझते हो तो अपने आप को श्रेय दो ना। अपने पर थोड़ा गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अब वो आसपास जो है तुम्हारे, इसीलिए मैं उनको कह रहा हूं कि वो बच्चे समान है, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर नीचा है। अब वो तुम्हें कुछ बोल भी रहे हैं तो तुम अधिक से अधिक हंस सकते हो। जब तक वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं
जिससे मनोरंजन होता है तो हंस लो, बच्चे मनोरंजक होते हैं। बच्चे अगर तुम पर ताना भी कसें तो कई बार वो बात बड़े हाँ प्रहसन की हो जाती है। आप हंस रहे हो, हाँ 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 ठीक है भाई, बच्चा है कुछ बोल गया। लेकिन वो बच्चा ज़्यादा उधम मचाए, तुम्हारे ऊपर चढ़े, तुम्हारे कान खींचे, तुम्हारे बाल नोचे, तो लगाओ एक चांटा, भग यहां से। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी ही है कि बच्चे ने आकर के बोल दिया है बेवकूफ़ बेकार, और तुम्हारे भीतर बिल्कुल मंथन शुरू हो गया, भूचाल आ गया और तुम्हें लग रहा है कि कहाँ जाके डूब मरूं। अरे वो बच्चा है, उसे क्या समझ में आ रही है बात। लेकिन शारीरिक रूप से बच्चे तुम्हारे इर्द गिर्द हों और तुम्हारे प्रति बेवकूफ़ी के लांछन लगा रहे हों, व्यर्थ की टिप्पणियां कर रहे हो, तो शायद तुम पर अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ता है शारीरिक रूप से कि वो हैं तो छोटे छोटे बच्चे, शरीर छोटा है उनका, शरीर छोटा है उनका, तो इसलिए तुम उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हो ना। लेकिन ये बात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जब कोई 50 साल 60 साल का स्त्री या पुरुष तुम्हारे सामने हो और तुम पर लांछन अभियोग लगा रहा हो। तब तुम्हें दिखाई ही नहीं देता कि उम्र इसकी 50-60 की है, पर दिमाग से तो ये 8 ही 10 साल का है बिल्कुल। इसकी बात का क्या बुरा मानना, बिल्कुल भूल जाते हो। तब तुम कहते हो अरे नहीं ये तो देखो ना, ये अच्छा बढ़िया मस्त मौला 80 किलो का वयस्क है, प्रौढ़ है, बल्कि उम्र में हमसे ज्यादा ही है। और वो उसने जहां अपनी उम्र दराज आवाज में तुमको 2-4 डायलॉग सुनाए नहीं कि तुम बिल्कुल भीतर से अपने ही प्रति अपमान से भर जाते हो कि अरे रे रे रे, अगर इन्होंने बोल दिया तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहे। अध्यात्म के मूलभूत सूत्रों को भुलाने में तो हम सिद्धस्थ हैं। मूलभूत सूत्र होता है कि शरीर नहीं हो तुम, बार बार कहता हूं ना, चेतना हो तुम। और तुम वो चेतना हो जिसकी एकमात्र योग्यता ये है, जिसकी एकमात्र काबिलियत ये है कि वो ऊपर उठ सकती है, उसके अलावा आदमी की कोई काबिलियत नहीं होती। यही जीवन का लक्ष्य है कि चेतना के स्तर को ऊंचे से ऊंचा उठाना है, ठीक? तो आदमी का अगर तुमको मूल्यांकन भी करना है तो उसकी उम्र के हिसाब से करोगे या उसकी चेतना के स्तर के हिसाब से? उम्र तो शरीर की होती है, शरीर तो यूं ही फिजूल है, अभी पैदा हुआ है अभी मर जाएगा, और बीच में सब जितने उसके साथ उल्टे पुल्टे काम होते हैं रोज होते ही रहते हैं। बेहोश हो जाओ तुम तो यही नहीं होता कि बीमार भर हो। मान लो तुम्हारे भेजे में चोट लग गई और तुम बेहोश हो गए, और ऐसे बेहोश हुए हो कि 2 महीने तक बेहोश पड़े हो, तो ऐसा ही नहीं होता फिर कि तुम्हारे बस मस्तिष्क में चोट लगी, तुम्हारा पूरा शरीर सड़ने लग जाता है। ऐसा है शरीर। जानने वालों ने यूं ही थोड़ी कहा है कि शरीर सब प्रकार के दोषों का, विकारों का और मल मूत्र का घर है। जो लोग बेहोश पड़े होते हैं, जानते हो, उनकी पीठ पर, उनके पिछवाड़े में, उनकी जांघों में, इन सब जगहों पर फफोले घाव हो जाते हैं। और मलमूत्र अपना खुद नहीं साफ कर पाते, दूसरे करते हैं। जब दूसरे करते हैं तो ठीक पता नहीं चलता। इस नाते संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है, गंदगी हो जाती है। ये तो शरीर है। इस शरीर की तुम उम्र नाप रहे हो और कह रहे हो कि इनकी उम्र 50 की हो गई तो आदरणीय हो गए। क्या बेकार की बात है। शरीर की उम्र नहीं, चेतना का स्तर देखो और इससे निर्णय करो कि कौन है जिसकी बात सुननी है, कौन है जिसकी बात नहीं सुननी है। अगर उसकी चेतना का स्तर वैसे ही जैसे 8 साल के बच्चे का, तो तुम क्या उसकी बात को गंभीरता से लेके अपना मन छोटा कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखाई बड़ा बड़ा देता है। अरे देखो ये 5 फुट 11 इंच का आदमी खड़ा हुआ है और उस आदमी को मैंने नाम क्या दिया है, ताऊ जी।
तो एक तो ताऊ जी की उम्र है 65 की, वजन है 110, और रिश्ते में नाम बहुत बड़ा है, क्या? ताऊ। तो जहां ताऊ ने बोला है छोकरा बेकार निकल गए हो, तहां तुम्हारा मुंह इतना सा हो जाता है कि अरे लोग ने, फिर मुझे लिख के भेजते हो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग नहीं, वो ताऊ है। अब मैं तुम्हें विधि बताता हूं। जब ताऊ ये सब बोल रहा हो, ठीक है, तो आंख पे एक लेंस लगाओ जो दृश्यगत वस्तु को बिल्कुल डिमिनिश कर देता हो। डिमिनिशिंग लेंस तो होते हैं ना, मैग्नीफाइंग लेंस, डिमिनिशिंग लेंस। तो 1/10 आकार में कर दो, ठीक है। ताऊ का कद 180 सेंटीमीटर से घटा के 18 सेंटीमीटर कर दो, क्योंकि ताऊ की चेतना उतनी ही बड़ी है। ताऊ अब कितने आकार का हो गया? 18 सेंटीमीटर। अब देखो वो ताऊ है। ताऊ का वजन भी 1/10 कर दो, अब वो 11 किलो का है। अब बताओ, अब लग रहा है कि क्या बोलेगा? बोल रहे हैं तो गोद में उठा के उसके मुंह में लॉलीपॉप दे दो। अब नहीं लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे। ये बिल्कुल सही विधि है। जब ऐसे कोई तुम पर चढ़ा आ रहा हो ना, अपने रुतबे के कारण, अपनी उम्र के कारण या रिश्ते के कारण, तो वो विशेष आध्यात्मिक लेंस लगा के उसको देखा करो। उसको सी लेंस बोलते हैं, चेतना लेंस। वो बस ये देखता है कि इसकी चेतना की उम्र कितनी है, और जितनी उसकी चेतना की उम्र होती है उसी हिसाब से वो उसके शरीर की उम्र, शरीर का आकार बना देता है। कला में इसको इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग बोलते हैं। विंसेंट वैन गॉग इसके बड़े पारखी थे। तो कहते थे मैं चीज़ों को वैसा नहीं दर्शाऊंगा आकार में जैसी वो आकार में होती हैं, मैं उनको वैसा दर्शाऊंगा जैसी वो मुझे प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं रात में तारों को देख रहा हूँ आसमान में, तो जब मैं आसमान में तारों को देख रहा हूँ तो उसमें तो तारों का आकार बिंदु बराबर ही है, ठीक जैसे किसी बड़ी स्याह काली चादर में श्वेत बिंदु लटक रहे हों। लेकिन मेरी सारी चेतना देख किसको रही है? उस काली चादर को या उन छोटे छोटे श्वेत बिंदुओं को? तो बोले महत्व किसका है फिर? उन छोटे बिंदुओं का। तो वो जब पेंटिंग बनाते थे तो उसमें तारे इतने बड़े बड़े होते थे, ये बड़े बड़े तारे। बोलते थे इंप्रेशन तो इन्हीं का पड़ रहा है ना, तो जब महत्व इनका है तो मैं अपनी पेंटिंग में इनको छोटा छोटा क्यों दिखाऊं? कहते थे बिल्कुल उसी तरीके से तुम देखो। तुम बोलो ये नहीं देखना कि इनका स्थूल तौर पर आकार कितना है, 180 सेंटीमीटर, वो देखना ही नहीं है। मैं तो ये देखूंगा कि इनकी चेतना का कद कितना है। दुनिया को ऐसे देखना शुरू कर दो, फिर समझ में आएगी बात। उसके बाद नहीं होगा ये लोग क्या कहेंगे। आधे लोग तो तुम्हें दिखाई देना ही बंद हो जाएंगे क्योंकि वो चेतना शून्य होते हैं। तुम उनके आर पार निकल जाओगे। खड़ा है तुम उसके आर पार निकल गए, वो है ही नहीं। वो बोले तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम बोलो तुम हो ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट। तुम्हारी परवाह क्या करें? और जो है ही नहीं उसको लेकर के तुम्हारे भीतर ही चिंता आएगी क्या कि ये क्या बोलेगा? अब आएगी ही नहीं ये चिंता। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? कोई वजह है कि देवताओं की विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती थी। वो विशालता क्या दिखा रही है? उनके शरीर का कद? ना 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 ना, उनकी चेतना का कद। आज भी महापुरुषों की ऊंची ऊंची मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। अभी हाल ही में, पिछले साल ही भारत में एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई, तुम लोग जानते ही हो। उतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई गई भाई? ये क्या बात है? जरूर वो जिस चीज का प्रतीक है वो चीज बहुत ऊंची है ना। चाहे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, वो चीज बहुत ऊंची है। मुक्ति और एकत्व, ये बातें बहुत ऊंची हैं, इसीलिए उनका कद इतना ऊंचा दिखाया जा रहा है। नहीं तो कोई इंसान इतना बड़ा होता है कि तुम सोचते नहीं कि ये क्या बात है, इतना बड़ा बना दिया, इतना तो कोई होता नहीं, ये तो चीज ही गलत है। आपत्ति क्यों नहीं करते? इसी तरीके से हर इंसान की मूर्ति को
उसकी चेतना के अनुपात में देखना सीखो। महापुरुष है तो बहुत ऊंचा है, जैसे उसकी मूर्ति ऊंची होती है। और ऐसे ही है, ऐसे ही सड़क छाप इधर उधर लोग फिरते रहते हैं, साधारण औसत जनता। तो वो अगर 180 सेंटीमीटर का है तो मैं कह रहा हूं उसको 18 सेंटीमीटर जाना करो, वैसे ही देखा करो, बच्चा है। वैसे चाहो तो संबोधित भी वैसे ही कर सकते हो। हाँ, उसमें थोड़ा खतरा हो जाएगा, होगा तुमसे उम्र में 40 साल बड़ा, बोलो बेटे, बच्चे, लोलू, गोलू। इसमें ताऊ को झटका लगने की संभावना है, तो संभाल के। आ रही बात समझ में? अब जो तीसरा मुद्दा था उस पर आते हैं। तीसरी चीज मैंने कही थी कि तुम्हें किसी चीज से जब दिल से प्यार होता है, करियर के संदर्भ में या वैसे भी, तो तुम्हारे मन में दूसरों का ख्याल भी बचता है क्या? तुम्हारे मन में तो एक ही चीज फिर बच जाती है, क्या? वो जिससे तुम्हें प्यार है। दूसरों की बातों के बारे में तुम कुछ सोचो, इसके लिए तुम्हारे मन में इतनी जगह तो होनी चाहिए ना कि दूसरे वहां आके बैठें। फिर अपना पुराना दोस्त मुझे याद आ गया, वही जिसको निकाल दिया था कॉलेज से, रॉर्क। तो टूही ताऊ उसको एक दिन मिलते हैं, तो उससे पूछ रहे हैं, वो टूही ताऊ की उम्र का था, रॉर्क के। तो उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? एक सवाल है, इतना बता दो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? रॉर्क रुका, थोड़ा ख्याल किया, बोला आई डोंट थिंक ऑफ यू। क्या? आई डोंट थिंक ऑफ यू। भाई मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा और ऊंचा ऊंचा है सोचने के लिए। मैं जो जिंदगी जी रहा हूं मुझे उससे प्यार है, क्योंकि उस जिंदगी में वो काम कर रहा हूं जिस काम से मुझे प्यार है। मेरा एक एक पल, मेरी एक एक सांस आच्छादित है मेरे प्रेम से। मैं जगह कहां से लाऊं, तुम्हें अपने मन में कहां से बैठाऊं? कोई छोटा मोटा कोना भी रिक्त नहीं है। मैं कैसे परवाह करूं तुम्हारे दृष्टिकोण की, तुम्हारे मत की, तुम्हारे विचारों की? कैसे परवाह करूं? परवाह करने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए उससे अलग होना पड़ेगा जिससे प्रेम है मुझे। उससे अलग मैं होना नहीं चाहता, उससे अलग मैं होना नहीं चाहता, तो तुम्हारी बातों का ख्याल करूं कैसे? बात समझ में आ रही? तो जो लोग कहें कि अरे मैं जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि दूसरे लोगों ने ताना मार दिया या समाज का दबाव आ गया, उनसे मैं कहूँगा तुम कुछ करना ही नहीं चाहते थे, प्यार तुम्हें था ही नहीं। हाँ, यूं ही तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया आ गया होगा, वो बहुत हैं, वो बाजार में तैरते रहते हैं, नए नए, किसी को ये ख्याल आ रहा है, किसी को वो ख्याल आ रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप ना हुई, हर साल फैशन बदलने वाली जीन्स जैसी कोई चीज़ हो गई कि इस साल कौन सी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप हॉट है, तो वो आ गया, ये आ गया। और लड़के जिनका कोई केंद्र नहीं होता, थाली पे लुढ़कते बैंगन, उनको जैसे ही कोई नया आइडिया मिलता है, आइडिया, मैं विचार नहीं कह रहा, ये आइडिया अलग चीज़ होती है, जैसे उन्हें कोई नया आइडिया मिलता है, बिजनेस आइडिया, वो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, कहते हैं देखो ये है नया हॉट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, हम भी करते हैं। और उसमें लग जाते हैं, कुछ अपना पैसा फूंकते हैं, कुछ बाप की दुकान बेच देते हैं, और नहीं तो मूर्ख इन्वेस्टर्स भी बाज़ार में बहुत तैर ही रहे हैं, उनका पैसा मिल जाता है, इस राउंड की फंडिंग, उस राउंड की फंडिंग। अपना कुछ दिनों तक काम चलता है, उसके बाद हो गया है, हमारा क्या है? कुछ नहीं। एक के बाद एक इसी तरह से करते चलो, डुबाते चलो इधर उधर से सब कुछ, और फिर बोल दो मैं तो सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ।
और ऐसा नहीं कि इसमें सफलता मिलनी भी बहुत मुश्किल है। समोसा बाजार में 10 रुपए का बिकता हो, तुम इन्वेस्टर का पैसा लगा करके उसको 4 रुपए में बेचना शुरू कर दो, जल्दी मार्केट शेयर तुम्हारा हो जाएगा। बोलो ये देखो, मुझसे महान व्यापारी कोई हो सकता है? 6 महीने के अंदर अंदर 38% मार्केट शेयर मैंने खींच लिया। वो कैसे खींच लिया? ऐसे ही तो खींच लिया कि लागत आ रही है समोसे की 8 रुपए की, बेच रहे हो 4 रुपए में, तो लोग तो खरीद ही लेंगे। कोई मूर्ख बाजार में बिकने को तैयार हो आधे दाम में, तो कौन नहीं उसको खरीदेगा? ऐसे ही चलता है। ये सब चीजें प्रेम नहीं कहलाती। कि जाड़े आ रहे हैं, लोग इस बार समोसा जरूर खाएंगे ज्यादा, तो सैम्स इनकॉर्पोरेटेड, और फिर अगली बार कुछ और। अब क्या हो रहा है? बरसात आ रही है, पकौड़ा बिकेगा, द पैक्स इनकॉर्पोरेटेड। ये प्रेम की चीज है कि जिधर को हवा चली उधर कोई तुमने धंधा चला लिया। प्रेम बिल्कुल दूसरी बात होती है, बिल्कुल दूसरी बात। जानते हो, प्रेम उतना भी निजी नहीं होता जितना पिछले 10 मिनट की मेरी बातचीत से लग रहा होगा। तुमने कहा है कि आपने सीधे उपनिषद ही पढ़ाने की संस्था शुरू कर दी थी। बड़ा मुश्किल था। अभी कल आप लोगों ने, शिविर के प्रतिभागियों ने सो सेट द सेजेस नाम की एक एक्टिविटी पढ़ी होगी। उसमें साथ में कुछ प्रश्न रहे होंगे, शायद उनको करा होगा। तो तब अद्वैत लाइफ एजुकेशन एकदम नई नई शुरू हुई थी, 1 आध साल हुआ होगा। और उपनिषदों पर आधारित ये पहली एक्टिविटी थी जो मैंने बनाई थी। अब क्यों किसी को समझ में आए, जिन शिक्षकों को जा कर के ये करानी थी क्लासरूम में, उन्हें ही नहीं समझ में आ रही थी, तो क्लासरूम में कैसे कराएं। लेकिन मुझे प्यार सा हो गया था उपनिषदों से, और मुझे ये पता था कि जो बात मुझे अनुभव हो रही है उपनिषदों को लेकर, वो अनुभव तो सबको होगी, बस श्रम की और समय की बात है। ये चीज़ इतनी अच्छी है कि ये सबको अच्छी लगेगी, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ताकत, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो जो प्रेम था मेरा इस काम के प्रति, वो निजी होकर भी निजी नहीं था। क्योंकि जब प्रेम बहुत गहराता है ना, तो उसमें स्वार्थ तो बचता ही नहीं है। जब स्वार्थ नहीं बचता तो फिर वो प्रेम पारमार्थिक हो जाता है। आप कहने लग जाते हो मैं जो कर रहा हूं, जब वो चीज़ अच्छी है तो सिर्फ मेरे लिए ही थोड़ी अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। जो चीज़ सिर्फ मेरे लिए अच्छी हो वो तो मेरा स्वार्थ कहलाएगी, है ना। जो चीज़ सिर्फ मेरे लिए अच्छी हो वो तो मेरा स्वार्थ कहलाएगी। पर ये चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं अच्छी है। कोई छोटी सी चीज़ होती तो सिर्फ मेरे लिए अच्छी होती। एक समोसा मिल गया, वो सिर्फ मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैंने खा लिया तो किसी और को नहीं मिलेगा। और हो सकता है समोसे में मुझे स्वाद आता हो, किसी और को ना भी आता हो। पर ये जो मुझे मिल रहा है बहुत बड़ा है, और ये मेरे मन के उस केंद्र को आकर्षित करता है जहां तक बहुत कम चीजें पहुंचती हैं। हजारों चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, पर वो सब आकर्षण अलग अलग तल के होते हैं ना। कोई चीज है जो
आपको बहुत ही सतही तौर पर आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए प्यासे को पानी, मुझे पानी चाहिए। फिर एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल निजी तौर पर ही आकर्षित करती है, उदाहरण के लिए आपको एक टी शर्ट पहननी है। और फिर कोई चीज़ होती है जो आपको इतनी गहराई से आकर्षित करती है, इतनी गहराई से आकर्षित करती है कि उस गहराई पर आपकी व्यक्तिगत सत्ता ही नहीं बची होती है। उस गहराई पर आप और दूसरा व्यक्ति एक हैं। माने कि वो जो आकर्षण आपको अनुभव हो रहा है वही आकर्षण दूसरे को भी अनुभव होगा अगर अनुकूल स्थितियां बना दी जाएं। ये चीज़ ऐसी नहीं है जो सिर्फ मेरे लिए उपयोगी है, इसीलिए तो मुझे इससे इतना प्रेम है। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, विराट है, तभी तो मुझे इससे प्रेम है। और अगर ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, इतनी विराट है, तो सिर्फ मेरे काम की नहीं हो सकती ना, ये सबके काम की है। सबके काम की है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे? जो कुछ भी कह रहे हो लोग, ये चीज़ तो सबके काम की है ना। जो ताने भी कस रहे हो उनके भी काम की है। मैं इसे छोड़ कैसे दूं? इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी चीज़ है, मैं इसे छोड़ कैसे दूं? पहली बात, मैं इसे छोड़ सकता नहीं। दूसरी बात, मैं आश्वस्त हूं कि ये चीज़ इतनी अच्छी है कि सब इसे पसंद करेंगे ही करेंगे। और अगर सब इसे पसंद करेंगे ही करेंगे तो यार 2-4 रुपए क्या चीज़ होते हैं? शरीर चलाने के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत पैसा तो चाहिए नहीं ना। अगर ये चीज़ इतनी अच्छी है कि सब इसे पसंद करेंगे ही करेंगे, तो क्या इस चीज़ को पाकर वो 2-4 रुपए भी नहीं दे देंगे? लो, हो गई एंटरप्रेन्योरशिप। हो गई कि नहीं हो गई? हमारी ना मांगे बहुत ज़्यादा हैं, ना ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। मांगे ज़रूरतें क्यों नहीं ज़्यादा हैं? क्योंकि साहब हम प्रेम में हैं, हमें तो कुछ ऐसा मिल गया है जिसने हमको पूरा ही पूरा भीतर से भर दिया है। अंदर से एकदम हरे हैं, एकदम लबालब भरे हैं। तो जब इतने भरे हैं तो हमारे पास और कोई ज़रूरत बची कहाँ है? ज़रूरत के लिए भी तो जगह चाहिए ना भीतर। हम तो भीतर से छलछला रहे हैं बिल्कुल, तो ज़रूरत के लिए भी जगह बची नहीं है। हाँ, रहा शरीर और रही कुछ व्यवहारिक आवश्यकताएं, उनके लिए कुछ पैसा चाहिए होता है निश्चित रूप से। वो पैसा तो तुम मुझे दे ही दोगे, क्योंकि बच्चू मैं तुमको ना ऐसी चीज़ ला रहा हूँ बताने कि जो मज़ा मुझे आया है वही तुम्हें भी आ ही जाएगा। जब मज़ा आ ही जाएगा दे देना कुछ, और नहीं भी दोगे तो मुझे इसी बात में मज़ा आ जाएगा कि तुम्हें मज़ा आया। इस बात में क्या कम मज़ा है? जिन्होंने प्रेम किया वो ये जानते हैं, अपने मज़े से ज़्यादा मज़ा आता है दूसरे का मज़ा देख के। आता है कि नहीं? तो क्या मज़ा आया। इधर उधर भाग रहे थे, मैंने पकड़ के बैठाया, मैंने कहा यहाँ बैठ जा, ईशावास्य है। बोले ईशावास्य बेकार, क्या ये वो, इधर उधर जा रहा हूँ मैं। तनक थिन थैया का गाना सुनने लेटेस्ट आया है, आहा क्या मादक आवाज में गाती है। ना तो थम जा, एक गीत इधर भी है। अब वो बेमन से बैठ गया, लेकिन जैसे जैसे समझता गया वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग, आंखों की चमक ही बदलती गई। और तुम ये देख रहे हो और तुमको मजा आ रहा है, तुम कह रहे हो ये देखो 10। मारा ना मैंने गोल। अब उससे तुम्हें कुछ पैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो भी कम से कम अच्छी बात तो है ही। मजा कितना आया था पढ़ाने में। बात समझ में आ रही है? अब पैसा बोनस हो जाता है।
अब पैसा पारिश्रमिक नहीं है कि मैंने इतना परिश्रम किया है इसके बदले में मुझे पैसा दो। अब पैसा कॉम्पेंसेशन नहीं है, रिन्यूमरेशन नहीं है, मुआवजा नहीं है। अब पैसा क्या है? बोनस, कि मजा तो मिल ही गया है, हमने काम करा उसमें हमको मजा तो मिल ही गया। अगर पैसा मिल गया तो पैसा कहलाएगा बोनस। ये हुई एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें नुकसान का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया? फुल प्रूफ। नुकसान की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें निर्भर ही नहीं रहना है क्लाइंट के चेक पर। तूने चेक दे दिया, बहुत मजेदार बात। चेक नहीं भी दिया तो भी हमें क्लास में तो मजा आ ही गया था ना। वो मजा तू कैसे छीन लेगा हमसे? चेक तू रोक सकता है, मजा तो नहीं रोक सकता ना। और हमारे भी पिछले 15 साल में जब संस्था बनी थी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेज थे, जिनके साथ भाई एग्रीमेंट होता था कि आप इतनी राशि का में भुगतान करेंगे। वो खा जाते थे, पचा जाते थे। उनको लगता था उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ रोक ली। उनको ये पता ही नहीं था कि असली चीज़ तो रोक ही नहीं सकते, मज़े तुम लूट ही आए। उस पे कैसे तुम रोक लगा दोगे? स्टॉप चेक कर सकते हो, स्टॉप जॉय कैसे करोगे? वो तो अपने हाथ की चीज है ना। समझ में आ रही है बात? मूलभूत चीज समझो। अगर जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ना हो। फिर तो बात बस समझाने की है और इंतजार करने की है और श्रम करने की है। लेकिन वो चीज, शर्त यह है कि वाकई महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे तो साहब हरे रंग की चटनी बहुत पसंद है, तो वो दूसरे के लिए भी तो बराबर की महत्वपूर्ण होगी ना। नहीं साहब, उपनिषदों को पसंद करना और हरे रंग की चटनी को पसंद करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। आप हरे रंग की चटनी का व्यापार करने निकले, बहुत संभव है कि आप औंधे मुंह गिरें। लेकिन आप उपनिषद समझाने निकले लोगों को, तो बस धैर्य रखिएगा, लोग समझेंगे जरूर, क्योंकि वो बात सबके लिए है। जीव हम सब हैं, तनाव हम सबको है, डरते हम सब हैं, मृत्यु सबके सामने खड़ी है। तो उपनिषद भी फिर सबके लिए है ना। समझ में आ रही बात? जब उपनिषद सबके लिए हैं तो फिर क्या सोचना कि कोई क्या बोलेगा। तो ये 3 इसमें तरीके बता दिए इस विचार से निपटने के कि लोग क्या कहेंगे। अब फिर कहा है कि मैं कविता और शायरी लिखता हूं, इसे कैसे अपना कैरियर बनाऊं। कैरियर क्या बनाना है? ऐसा कौन है जिसे कविता की या शायरी की जरूरत नहीं है? रचनाकारों का मूल्य तो हमेशा से रहा है। हाँ, तुम्हारी रचना में दम होना चाहिए। तुम्हारी रचना फिर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो लोगों को सतही तौर पर बस उत्तेजित कर दे। क्यों? नैतिकता का मसला नहीं है, ये बैड बिजनेस आइडिया है। बताओ क्यों? क्योंकि सतही तौर पर उत्तेजित करने वाले एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में। ये काम इतना सस्ता, इतना घटिया और इतना आसान है कि हर कोई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये जितनी ऐप्स आती हैं जिसमें 15 सेकंड के, 1 मिनट के वीडियो रहते हैं, वहां हर दूसरा आदमी शायर है और पेल रहा है अपनी घटिया शायरी। तो इसलिए मैंने कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत है भाई साहब। मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। अगर मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है तो माने वो चीज बहुत घटिया ही होगी।
नहीं तो इतने लोग कहां से उस चीज का व्यापार करने निकल पड़ते। जितनी ऊंची चीज होती है उसके विक्रेता तो उतने ही विरल और कम होते जाते हैं ना। तुम कुछ करने निकले हो और वो काम तुम बहुत आसानी से कर ले रहे हो, तो दूसरा आदमी भी तो वो काम उतनी ही आसानी से कर लेगा ना। तो शायरी फिर वो लिखो जो जरा कमाल की शायरी हो। और दुनिया में हर आदमी को शायरी की जरूरत है। ऋषि भी कवि ही तो होते हैं। अभी ईशावास्य उपनिषद का उल्लेख किया हमने, उसमें तो ऋषियों को कवि के नाम से संबोधित ही किया गया है। कहो ना कुछ ऐसा जो आदमी की जड़ें हिला दे, लेकिन साथ ही साथ उसे उसकी जमीन से मिला दे। लिखो तो, बोलो तो। और फिर मजेदार बात यह होगी कि कोई तुम्हारी बात फिर सुन ले और दाद दे दे, तो वो बस एक बोनस होगा, एक अतिरिक्त लाभ। तुम दूसरे की तालियों और दूसरे की शाबाशी के लिए नहीं जियोगे, नहीं अपनी बात, अपनी कविता या अपना कलाम कहोगे। तुम कहोगे इसलिए क्योंकि तुम्हें कहना ही है। वो चीज ऐसी है कि उसको अभिव्यक्त किए बिना जी नहीं सकते, और उसको अभिव्यक्त कर लिया तो क्या आनंद आता है। ऐसा आनंद आता है कि 2-4 दिन खाली पेट भी चल सकते हैं। आनंद से पेट भरा हुआ है। नहीं, ये नहीं मतलब है कि खाली पेट चलना पड़ेगा। जो काम तुम कर रहे हो अगर उसमें मूल्य है तो क्यों तुम्हें खाली पेट चलना पड़ेगा भाई। तुम ही खास तौर पर भागे हो क्या। प्रकृति में आसमान में चिड़िया है, उसके खाने के लिए भी दाना है। जमीन पर चींटी है, उसके खाने के लिए भी दाना है। पेड़ है, पौधे हैं, उनके लिए भी पोषण की व्यवस्था है। और ये वो हैं बेचारे जो अशक्त हैं बिल्कुल। एक छोटा सा कीट पतंगा होता है, वो भी है इसलिए क्योंकि उसके खाने की व्यवस्था है अस्तित्व में, है ना। जो ही चीज पैदा होती है उसके खाने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई होती है, नहीं तो पैदा ही नहीं होती। तो तुम ही इतने विशेषतया अभागे हो कि तुम्हें यही ख्याल आता रहता है, हाय कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं। और लोगों में ये बड़ा डर होता है, एक दूसरे को जब धमकाना भी होता है तो ऐसे ही बोलते हैं, भूखा मरेगा। तुम बोलो मैं चींटे से भी बदतर हूं, चींटा भी भूखा नहीं मरता। कभी तुमने देखा है कि चींटों में भूखमरी फैली हुई है। वो अपना घूमते रहते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं, दिन भर मौज मार रहे हैं, खाने को तो वो भी पा जाते हैं। मैं छोटा था तो उनको रिक्शा बोला करता, तो पीछे से उनकी ऐसे पूंछ उठी रहती थी, जैसे रिक्शा होता है ना। कहता था ये लाइन लगा के जाते रहते हैं, जैसे स्कूल छुट्टी के बाद रिक्शे निकलते थे लाइन से, तो वैसे ही मैं उनको देखता था। कहता था इनकी स्कूल की छुट्टी हुई है, लाइन से जा रहे हैं कहीं। उनकी भी व्यवस्था है भाई। और उनका क्या जीवन, क्या उनका सामर्थ्य। कोई भी पांव रख देता है, कुचल जाते हैं, कहानी खत्म। पर वो भी आतंकित नहीं रहते। आदमी आतंकित रहता है, कहीं मैंने मजदूरी और मजबूरी की जिंदगी और नौकरी छोड़कर कोई ढंग का काम कर लिया तो कहीं मैं भूखा ना मरूं। और ताई खड़ी हो जाएगी, और ताऊ है तो ताई पीछे वहीं छुपी हुई थी। ताई आएगी, ताई ऐसे ऐसे हाथ हिला के तारी, अरे वो है ना वो सावंत का बेटा, भूखा मरा था। नहीं मरोगे भूखे भाई। तुम्हारी इच्छाओं की भूख पूरी होगी, इसकी कोई आश्वस्ति नहीं होती। लेकिन शरीर की भूख का पर्याप्त प्रबंध है अस्तित्व में। बढ़िया काम करो, लग के करो, बिंदास करो, बेफिक्र होके करो। जो तुम कर सकते हो करो, बाकी साहब देखेंगे।